नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का। प्रहार में बात करेंगे सबसे पहले पश्चिम बंगाल की, जहां सत्ता में बीजेपी के आते ही बड़े बड़े एक्शन हो रहे हैं। कट मनी और अवैध वसूली के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में आसनसोल से टीएमसी के श्रमिक नेता राजू अहलूवालिया को अरेस्ट किया गया है। टीएमसी नेता पर बस, ऑटो और टोटो स्टैंड से अवैध रूप से कटमनी वसूलने का आरोप है। टीएमसी नेता को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरफ अवैध निर्माण हो, उस पर लगातार एक्शन किया जा रहा है, तो एक कटमनी कल्चर जो पश्चिम बंगाल में लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था, उस पर भी ताबड़तोड़ एक्शन शुवेंदु सरकार कर रही है। और ऐसे ही एक टीएमसी नेता को अब गिरफ्तार किया गया है। टीएमसी नेता को आसनसोल कोर्ट में पेश भी किया गया है। तो आसनसोल से टीएमसी नेता की गिरफ्तारी हुई है। कटमनी वसूलने के आरोप में राजू अहलूवालिया को गिरफ्तार किया गया है। बस, ऑटो स्टैंड से अवैध वसूली का आरोप इन पर है, जिन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया है। हमें फंसा दिया है षड्यंत्र के, हम दुर्नीति के खिलाफ हमेशा आवाज उठाए हैं, तुलाबाजी के खिलाफ आवाज उठाए हैं। अब तो रोज देख रहे हैं आपके समाचार पत्रों में छप रहा है। उसके बावजूद जो है झूठा मामला नम कहलाया कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। तो न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय से। पश्चिम बंगाल के नदिया में टीएमसी नेता और सरजीत बिस्वास को रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रविवार को कोर्ट में पेशी के बाद उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद सरजीत पर चुनाव के बाद हुई हिंसा में शामिल होने के आरोप लगे थे। वो तृणमूल के राज में लंबे समय तक पंचायत प्रधान रहा। अभी कृष्णानगर एक पंचायत समिति के एग्रीकल्चरल वर्किंग डायरेक्टर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सरजीत पर दिगनगर में कई फैक्ट्रीज और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों से पैसे लेने का आरोप है। इसको लेकर रंगदारी के आरोप में थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सरजीत को गिरफ्तार किया। आसनसोल में उसे लेकर नदिया तक टीएमसी नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। अवैध वसूली और रंगदारी मामलों में टीएमसी के नेता जेल भेजे जा रहे हैं। और सिर्फ कटमनी कल्चर पर यहां काम नहीं किया जा रहा, बल्कि कट्टरपंथियों को भी सबसे ज्यादा परेशानी अब शुवेंदु सरकार के फैसलों से हो रही है। शुवेंदु ने आते ही सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर की आवाज धीमी करने का आदेश दे दिया गया है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। यानी बंगाल में पूरी तरह से योगी मॉडल लागू हो गया है, जिसे लेकर कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि कट्टरपंथी कोलकाता में दंगा करने की फिराक में थे। दंगे की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर मुस्लिम समुदाय की भीड़ अचानक सड़कों पर उतर आई थी, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। इसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके उपद्रवियों को खदेड़ दिया। हंगामे और झड़प के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि कोलकाता में दंगा फैलाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था। पुलिस अब इन लोगों की पहचान में जुटी है। पुलिस के आला अफसर इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। तो वहीं आसनसोल के पत्थरबाजों पर भी पुलिस की कार्रवाई हुई है। हावड़ा में शुवेंदु सरकार का बुलडोजर कब्जा है। कोलकाता में अभी तनाव के बीच कैसे हालात हैं, ये आपको दिखाते हैं। शुवेंदु सरकार का बुलडोजर चलाना और इसके अलावा कई सारे डिसीजन के खिलाफ रविवार को धरना प्रदर्शन दे रहे थे मुसलमान समुदाय के काफी सारे लोग इसी पार्क सर्कस पे। और पुलिस के द्वारा जो जानकारी हासिल हो पाया है वो है कि सोशल मीडिया के जरिए एक मैसेज सर्कुलेट हुआ कि सभी पार्क सर्कस में आए और आते हुए वो विरोध जताए। तो उसी के मुताबिक उस सोशल मीडिया के मैसेज को देखते हुए लगभग 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पर आ गए और आने के बाद ये जो रास्ता है पार्क सर्कस से होते हुए सीधा शियालदा की तरफ जाता है, इस रोड को ब्लॉकेट करने की कोशिश आंदोलनकारियों कारी ने किया। और उसके बाद जैसे कि देखा गया पुलिस के तरफ से उन्हें बाधाएं डाला गया कि रोड ब्लॉकेट और ये जो इकट्ठा हुए हैं लोग ये गैर कानूनी है। तो उसके बाद पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। 3 पुलिसकर्मी उसमें घायल भी हो गए और उसके बाद पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज करके इस इलाके को खाली कर दिया गया।
और जैसे कि देखा गया लोगों ने लगातार पुलिस के ऊपर पथराव करते गए। पुलिस उस वजह से लाठी चलाने में मजबूर हो गया और पुलिस को लाठी चला के ही इस इलाके को खाली करना पड़ा। आज जैसे कि देखा जा रहा है आज भी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया गया है। RAF जैसे कि तैनात है, इसके अलावा सेंट्रल फोर्स, कोलकाता पुलिस के तमाम अधिकारी और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है ताकि और किसी तरह से अशांति ना फैले। पूरी इस घटना में अभी तक कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के ऊपर पथराव करना, इलीगल तरीके से गैदरिंग होने, ऐसा मामले पे कई सारे लोगों को पुलिस की तरफ से हिरासत में ली गई है और उससे पूछताछ किया जा रहा है कि इसका मास्टरमाइंड क्या है, इसके पीछे क्या मकसद था उन लोगों का, कि क्या रास्ता ब्लॉकेट करना या फिर सरकारी जो संपत्ति है उन्हें नुकसान पहुंचाना, जैसा ऐसा कुछ उन लोगों का मोटिव था या नहीं, इस बारे में पूछताछ किया जा रहा है। और आज सुबह के विजुअल थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पग सर्कस है और पग सर्कस में यहाँ पर वाटर कैनन यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा रैफ के अलग अलग गाड़ी यहाँ पर रखी गई है और पुलिस कर्मी भी यहाँ पर तैनात रखी गई है ताकि किसी भी तरह से अशांति फिर से ना फैले। अब बंगाल में दंगा करने वालों पर शुवेंदु सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। आसनसोल पुलिस चौकी पर हमला करने वाले 25 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 15 मई को मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने को लेकर आसनसोल के रेलपार इलाके में बवाल हो गया था। दंगाइयों की भीड़ ने जहांगीर मोहल्ले की पुलिस चौकी पर हमला कर दिया था। पुलिस चौकी पर पथराव करके भीड़ ने उसे तहस नहस कर दिया। अब इस मामले में नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें उग्र भीड़ पुलिस से भिड़ती नजर आ रही है। पुलिस ने सीसीटीवी से पहचान करके 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 7 को रिमांड पर लिया गया है और 19 को जेल भेज दिया गया है। तो आसनसोल में दंगा भड़काने वालों को अब सीसीटीवी के जरिए पहचान करके उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। नहीं, कोई भी कानून के बाहर नहीं है, खाली मस्जिद नहीं है। मैं खड़गपुर वासी को भी निवेदन करता हूं, यहाँ माता पूजा के नाम पर बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। पूजा शांति से भक्ति के साथ होना चाहिए। हम भी जाते हैं पूजा में, करते हैं। ऐसा वातावरण ना हो कि डरा हुआ बीमार हो जाए लोग, बच्चे बूढ़े। सुंदर पवित्र वातावरण में पूजा होना चाहिए। सरकार की भी सहयोग मिलेगी। इसलिए कोई भी समुदाय के लोग, धर्म के लोग हैं, कानून के अंदर व्यवस्था करें, नहीं तो कानून का हाथ बहुत लंबा है, कहीं भी पहुंच सकता है। अब देख रहे हैं, तो इसलिए मजबूर ना करे सरकार को कुछ बड़ा स्टेप लेने के लिए। चाहे आसनसोल हो, जो कहीं हो, कलकत्ता हो, कानून के बाहर, कानून के ऊपर जो काम करने का आदत पड़ चुका है उसको अपने आप सुधारे, नहीं तो हमको सुधारना आता है। तो बंगाल में सरकार बदलते ही बदलाव भी साफ दिखने लगा है। शुवेंदु ने सीएम बनते ही बंगाल में योगी मॉडल को लागू किया। पूरे बंगाल में इस समय फुल स्पीड में बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। अवैध कब्जे पर पीले पंजे का कहर टूट रहा है। बड़ी खबर कोलकाता से सटे हावड़ा से है, जहां स्टेशन के बाहर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। गंगा घाट बस स्टैंड के आसपास अवैध तरीके से बनी दुकानों और फुटपाथ कब्जा करके उस पर चलाए जा रहे बिजनेस को तोड़ा गया। बंगाल में ताबड़तोड़ हो रहे बुलडोजर एक्शन ने सबको सकते में डाल दिया है, क्योंकि ऐसा मंजर पहली बार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ कोई सरकार इस तरह से कार्रवाई अभी तक पश्चिम बंगाल में नहीं करती थी, लेकिन शुवेंदु का विजन बिल्कुल क्लियर है। अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पश्चिम बंगाल में जो माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। कोलकाता के सॉल्टेक में टीएमसी दफ्तर पर रेड हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें सरकारी जमीन की खरीद बिक्री की दस्तावेज मिले हैं। 100 से ज्यादा आधार कार्ड भी जब्त किए गए हैं। सॉल्ट लेक इलाके में विधान नगर निगम के वार्ड नंबर 36 में टीएमसी का कार्यालय है। पुलिस ने यहां से आधार कार्ड बरामद किए हैं। तो सरकारी जमीन की खरीद बिक्री के दस्तावेज यहां से बरामद किए गए हैं। यहाँ पे बहुत दिनों से कंप्लेन हो रहा था, मतलब किया था हम लोगों को। तो वो लोग तो रूलिंग में थे, किसी को कोई तो कुछ मतलब था नहीं कि साहस था नहीं कि मतलब उनको कुछ बोले या फिर कुछ कंप्लेन करे। तो हम लोग जब 4 तारीख को हमारी सरकार बनी, तो हम लोगों ने और जो आम पब्लिक जो है सब लोगों ने 4 तारीख को ताला मारा था यहाँ पे। अभी जब हमने खोला तो देखा कि 100 से ज्यादा आधार कार्ड, फिर जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जो मतलब पुकुर हो गया, भेड़ी हो गया, वो जब वो बुझा के ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। जो उसका जो डॉक्यूमेंट्स था वो भी मिला, जो एग्रीमेंट का पेपर था वो मिला।
और अब खबर बीरभूम से है, जहां पुलिस ने किरनाहर में बड़ी संख्या में वोटर कार्ड बरामद किए हैं। स्थानीय लोगों को बीरभूम के नानूर के किरनाहर में एक मैदान में बड़ी संख्या में वोटर कार्ड पड़े मिले। मैदान के बगल में ही पूर्व बीएलओ का घर है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि वोटर कार्ड कहां से आए हैं और ये किसके वोटर कार्ड हैं और ये कैसे खुले में पड़े हुए हैं, इसे मैदान में क्यों डाल दिया गया है, अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ बंगाल में अब वीआईपी कल्चर पर भी शुवेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। टीएमसी नेताओं की सुरक्षा में भारी कटौती कर दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एमपी अभिषेक बैनर्जी के बाद पुलिस ने कई तृणमूल नेताओं की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वापस ले ली है। इनमें कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर फिरहाद हकीम, तृणमूल के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी, पूर्व मंत्री अरूप विश्वास, राज्यसभा से टीएमसी सांसद राजीव कुमार और दूसरे तृणमूल नेताओं की सिक्योरिटी पिछले एक हफ्ते में कैंसिल कर दी गई है। राज्य सरकार के मुताबिक इन लोगों को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। तो पूरी तरीके से बीजेपी सरकार का इंपैक्ट पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। जो लोग को मिलना चाहिए वो लोग को मिलेगा और जितना संख्या मिलना चाहिए वो मिलेगा। अभिषेक को इतना सिक्योरिटी क्यों? उसका पीसी चीफ मिनिस्टर है इसलिए इतना गाड़ी, इतना सिक्योरिटी। जो काम किए हैं वैसा ही वो लोग को बरसाना पड़ेगा। देश का जो कानून है, देखिए ये सिक्योरिटी जो होता है कम बेसी ये होम मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन पे और थ्रेट परसेप्शन के आधार पे होता है। सिक्योरिटी देना, विड्रॉ करना ये थ्रेट परसेप्शन के आधार पर होता है। सरकार उसकी नियमित रूप से चर्चा करती है, संबद्ध पक्षों से बात करके निर्णय लेती है। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है सरकार हर विषय पे चर्चा करके, बातचीत करके ही निर्णय लियो। ये किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग मामले पे राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए और मैं एक जिम्मेदार पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक हुई है। 12 प्रस्ताव पास किए गए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को मंजूरी मिलने की है। कैबिनेट मीटिंग में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार पंचायत चुनावों में ओबीसी के आरक्षण का नया आधार तैयार करना चाहती है। इसके लिए समर्पित आयोग पंचायत स्तर पर पिछड़े वर्ग की सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी का अध्ययन करेगा, जिसके आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा। इसे आगामी पंचायत चुनावों से पहले सरकार का बड़ा राजनीतिक और सामाजिक कदम माना जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के बाद अदालत ने राज्य सरकार को समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का आदेश दिया था। आज योगी कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर भी लग गई है। पिछड़ा वर्ग आयोग को मंजूरी मिल गई है इस कैबिनेट बैठक में। दरअसल क्या कि जो हमारा पंचायत चुनाव है तो माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो निर्देश दिए हैं उसके तहत आयोग का गठन हो गया है। आज कैबिनेट ने पास कर दिया है और इसके उपरांत हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे अपना आयोग कार्य पूरा करेगा उस हिसाब से चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। 8 मंत्रियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग दिया गया है, जबकि मनोज पांडे को खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सौंपा गया है। वहीं सोमेंद्र तोमर को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग दिया गया है। वहीं कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास, कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व और हंसराज विश्वकर्मा को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है। और विशाल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, ये दोनों ही बड़ी बातें हैं, पहले तो मंत्रियों में विभागों का बंटवारा होना और दूसरा कैबिनेट में पिछड़ा जो वर्ग है उसको मंजूरी मिल जाना। क्या सरकार के फैसले हैं और इससे कैसे 27 के समीकरण साधने की कोशिश है, खासकर पीडीए को ध्यान में रखकर? सरकार से तो बाद में निपटेंगे, पहले जो अपने वाले जो
प्राची, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें 12 प्रस्ताव पास हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो इस बात की हो रही है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन का फैसला किया गया है, जिसके आधार पर जो पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं, जिसमें जिला पंचायत भी आता है, ग्राम प्रधानी भी आता है, ब्लॉक प्रमुख भी आता है, इन सारे चुनावों को संपन्न कराने के लिए हाईकोर्ट की तरफ से जो निर्देश यूपी सरकार को दिए गए थे उसके तहत आज गठन कर लिया गया है आयोग का। और सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि जो भी पंचायत चुनाव के निर्धारण के लिहाज से जो पिछड़ा वर्ग के आयोग के लोगों को उनका जो हक मिलता है, उनको जो हिस्सेदारी मिलती है, चाहे वो अनुसूचित वर्ग हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, चाहे वो ओबीसी लेयर हो, सभी को उनका हक मिल सके। और पंचायत चुनाव में इन जो पर्टिकुलर जातियां हैं, इनको न सिर्फ उनकी सामाजिक समरसता के हिसाब से बल्कि उनके इक्वेशंस के हिसाब से उनको उनका हक मिल सके, इसको लेकर के ये बड़ा गठन किया गया है। और ये माना जाना चाहिए कि एक दो दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो पंचायती राज मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश राजभर, और इनके साथ में बैठक भी करेंगे और उसके बाद किस तरीके से अनुपात में इस हिस्सेदारी को आगे बढ़ाया जाए कि टोटल जो मिलने वाले पद हैं उसकी 27% उसमें मिलता है उनको भागीदारी, उस 27% को न सिर्फ स्टैब्लिश किया जा सके बल्कि आगे भी चीजों को बढ़ाया जा सके। तो ये कह सकते हैं कि 2027 का जो चुनाव होगा उससे पहले जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने की बातचीत चल रही थी उसको लेकर के एक बड़ा फैसला हुआ है। और मंत्रियों के जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसमें भी जातीय संतुलन और क्षेत्र संतुलन के साथ साथ विभागों के संतुलन का भी खासा ख्याल रखा गया है। और इसीलिए मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो अपने क्षेत्र में जाएं, अपने लोगों के बीच में जाएं, पार्टी कार्यकर्ताओं के पास जाएं। लक्ष्य बड़ा है और इस लक्ष्य को साधने के लिए एक तैयारी यूपी सरकार, योगी सरकार सोच समझकर कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सोच समझकर कर रही है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी एक बार फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लखनऊ में शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी सड़क पर रेंग रेंग कर विरोध जता रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो इस समय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के माल एवेन्यू आवास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन पहले इनकी जो कॉल थी वो थी कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा हमेशा बहुत ज्यादा कड़ी होती है, अभ्यर्थियों को फिलहाल पुलिस ने पहले ही रोका है। और यहाँ पर आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल बैठे हुए हैं और पुलिस के लोगों ने यहाँ पर पूरी तरीके से पहरा लगा दिया है। पिछड़े दलितों को न्याय दिलाओ, 69,000 शिक्षक भर्ती और इस तरीके के जो तमाम पोस्ट कार्ड हैं वो लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या मांग है, क्या डिमांड है जिसको लेकर के फिलहाल आप लोग यहाँ खड़े हुए? मामला तो कोर्ट में चल रहा है। मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। पिछले देखिए 6 सालों से हम लोग का ये कही मांग है कि सरकार हम लोग को जो है पिछड़े दलितों को जो हकमारी लूटा गया पूर्व जो है शिक्षा मंत्री के माध्यम से, वो हम लोग जो है सिंगल में से जुट चुके हैं, डिवीजन बेंच से जुट चुके हैं, लेकिन करीब 30 डेट लग चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सरकारी अधिवक्ता नहीं गया। कल यानी 19 मई को डेट लगा हुआ, बड़ी मुश्किल से डेट हम लोगों ने लगवाए। कल यही कहने आए कि आप लोगों ने तो हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा बना दिया, इसलिए हम लोग जो रेंग करके जो शिक्षा मंत्री के यहाँ जाने की कोशिश किया। और यही कहने आए, यही बाबूजी कल्याण सिंह जो कहते थे जो अगर जो आपका पिछड़े दलितों को कोई हक लूटा है, आरक्षण लूटा है। सरकार की तरफ से क्या बात आप लोग को बताई जा रही है? सरकार सिर्फ जो है कहने को कहती है, लेकिन आज तक पिछले 30 डेटों पर कभी सरकारी अधिवक्ता नहीं गए। केवल गए हैं तो सिर्फ डेट लेने के लिए कि हमारे पास तैयारी नहीं है, हाई लेवल की मुझे मीटिंग करना है, हमको जो है अगली डेट पर हम प्रपोजल लेकर आएंगे। आज तक पिछले जो है 18 महीने में आज तक एक भी प्रपोजल नहीं आया। अच्छी पैरवी हो और मामले का निस्तारण हो, ये आप लोग चाहते हैं? बस यही हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले, क्योंकि 30 हियरिंग हो चुकी। सर 30 हियरिंग में कितना पैसा लगता है, आप लोग ही पत्रकार हैं, समझ सकते हैं इस चीज को कि हम लोग कैसे पैसा जुटाते हैं और एक सुप्रीम कोर्ट का वकील कितना पैसा लेता है। लेकिन सरकार हमारी एकदम हम लोगों के प्रति संवेदनहीन हो चुकी है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के प्रति संवेदनहीन हो चुकी है। तो देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती मामला है। एक बार फिर से अभ्यर्थी सड़क पर हैं और सड़क पर उतरकर अपनी मांगे रख रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले में गाड़ियों की संख्या घट गई है। आज लखनऊ में सीएम योगी के काफिले में सिर्फ 6 गाड़ियां नजर आई। अब तक सीएम योगी के काफिले में करीब 18 गाड़ियां चला करती थीं, लेकिन अब ये घटकर 6 हो गई हैं। 18 की संख्या पहले हुआ करती थी, लेकिन अब 6 गाड़ियां नजर आ रही हैं। और पूरे देश भर में पीएम मोदी की अपील का असर देखने को मिल रहा है। खासकर बीजेपी शासित और एनडीए शासित जो राज्य हैं वहां ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ यूपी की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आज 2 गाड़ियों के काफिले के साथ निकले। लखनऊ में ब्रजेश पाठक इलेक्ट्रिक कार से बाहर निकलते नजर आए। ये प्रधानमंत्री मोदी की अपील का ही असर है जो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद कि पेट्रोल और डीजल की हमको बचत करनी है, यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सिर्फ और सिर्फ 2 गाड़ियों के काफिले के साथ अब बाहर निकल रहे हैं। एस्कॉर्ट गाड़ी, यहां पर आप देखिए एक एस्कॉर्ट गाड़ी है, और अगर आप ठीक पीछे नजर डालेंगे तो ब्रजेश पाठक यूपी सरकार के डिप्टी सीएम आपको जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होता है, ईवी होता है, इसमें आपको नजर आ जाएंगे। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने यह अपील की है, उसके बाद सभी मंत्रियों को इस तरीके का काम करना चाहिए, पेट्रोल और डीजल की बचत करनी चाहिए। और इसीलिए आप देखिए कि ब्रजेश पाठक फिलहाल यहां से निकल रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी कि ग्रीन जो उनकी नंबर प्लेट है वो फिलहाल उस तरीके से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री का सीधा असर नजर आ रहा है। सर, प्रधानमंत्री की अपील का सीधा असर नजर आ रहा है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रदेश की जनता से, देश की जनता से आह्वान किया है, हम सब कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर, आह्वान पर सभी लोग पेट्रोलियम पदार्थों का, डीजल पेट्रोल का उपयोग कम से कम करें। अपने फ्लीट खत्म कर दी है। एक गाड़ी है, ये भी मेरे पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, और एक गाड़ी में हमारे जो सहयोगी सुरक्षाकर्मी चलते हैं वो लोग हैं, उसी में स्टाफ भी है। और मैं प्रदेश के लोगों से भी अपील करता हूं, सब लोग प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ऐसा ही करें, और वैश्विक संकट से निपटने में भारत प्रधानमंत्री जी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है। 10 गाड़ियां पहले थी, अब 2 गाड़ियां हैं। देखिए, एक गाड़ी तो मेरी, एक गाड़ी में हमारे सहयोगी जो स्टाफ के लोग होते हैं, कभी कोई काम पड़ जाए तो दस्तखत मोहर फोन फान करने वाले। पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड पे है समय? पूरी तरह से विभाग हमारा ऑनलाइन मोड पे है, और सभी बैठ के हमने ऑनलाइन किया है। और बहुत आवश्यक है तो फिजिकल 1-2 लोगों को बुला लेते हैं। बहुत आवश्यक हो तभी बुलाया जाता है, बाकी कभी किसी को नहीं बुलाया जाता है। ये कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, जो एक गाड़ी से चल रहे हैं, एक गाड़ी का एस्कॉर्ट रखे हुए हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चलते हैं, नंबर आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का, ग्रीन प्लेट इसमें लगी हुई है, तो आप समझिए कि जो संदेश होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे आता है। तो प्रधानमंत्री की अपील के बाद अगर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम इस तरीके से चल रहे हैं, अपने काफिले को उन्होंने आधे का भी आधा कर दिया है, तो आप सोचिए इसका सीधा असर न सिर्फ आम जनता तक पड़ेगा, अफसरों पर पड़ेगा, नेताओं पर पड़ेगा। और पेट्रोल की और डीजल की जो बचत का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसका सीधा असर ग्राउंड जीरो पर लखनऊ में नजर आ रहा है।